हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी सेक्शन के बारे में। सी सेक्शन से पहले क्या होता है, सी सेक्शन के दौरान क्या होता है और सी सेक्शन के बाद में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि सी सेक्शन के समय क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सी सेक्शन जो होता है वो दो तरह से होता है। कुछ लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें सी सेक्शन करवाना है और कुछ लोग नॉर्मल का ट्राई करते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। उसके बाद डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सी सेक्शन करवा सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें सी सेक्शन करवाना है, उन्हें सिर्फ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। डॉक्टर उन्हें चेकअप करते हैं और फिर उनका ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन जो लोग नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि पहले वो लोग नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं। कुछ डॉक्टर्स इंड्यूस भी करते हैं लेबर। उसके बाद अगर नहीं होता है और टाइम काफ़ी निकल जाता है तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप सी सेक्शन करवा लीजिए। तो सी सेक्शन के बाद क्या होता है, एक्चुअली सी सेक्शन करते टाइम डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें एनेस्थीसिया देते हैं, जिससे कि जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का वो नम हो जाता है। हमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमें वो समझ में नहीं आती हैं, जिसके थ्रू वो सी सेक्शन करके बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। एक्चुअली जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो डॉक्टर्स अलग होते हैं। वो डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर एकदम ही अलग होते हैं। और सपोज़ आप नॉर्मल का ट्राई कर रहे हो, आपने लेबर भी इंड्यूस किया है, लेकिन आपको इंड्यूस करने के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आप वो पेन नहीं झेलना चाह रहे हैं, तो एक एपिड्यूरल करके होता है, एनेस्थीसिया का दूसरा फॉर्म होता है, तो वो आपको दिया जाता है। उससे आपको पेन ज़रा भी पता नहीं चलते हैं, बट वो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो डॉक्टर्स एक इक्विपमेंट आपके पेट के साथ अटैच करते हैं और उससे बच्चे की जो धड़कनें होते हैं वो मेजर करते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। लेकिन आपको एपिड्यूरल देने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन किसी वजह से इंड्यूस करने के बाद भी आपका लेबर और आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है और सिजेरियन के लिए डॉक्टर बोलते हैं, तो फिर वही एपिड्यूरल कंटिन्यू किया जाता है। और लोअर बॉडी में देने के बजाय आपको जो एपिड्यूरल पहले दिया होता है वही वो दोबारा उसे पीठ में जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे फिर से उसे दे देते हैं। तो सी सेक्शन जैसे ही हो जाता है, बेबी जैसे ही बाहर लेते हैं डॉक्टर्स, वो आपको बताते हैं बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। आप उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते, बट आपको समझ में आ जाता है कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर्स जो होते हैं वो बच्चे को अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और फैमिली को हैंड ओवर कर देते हैं। पर आपको वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं थोड़े समय के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही हैं आफ्टर ऑपरेशंस, और आपको भी जो ब्लीडिंग वगैरह हुई है, स्टिचेस वगैरह देने होते हैं, वो पूरा प्रोसेस करते हैं। उसके बाद ही आपको उस रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे बच्चा और आपकी फैमिली है। उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता है कि आप एकदम अनकॉन्शियस रहते हो, आपको थर्स्टी भी फील होता है, प्यास भी बहुत लगी होती है, लेकिन आपको पानी नहीं देते हैं डॉक्टर्स वगैरह, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ऑपरेशन के तुरंत बाद हम पानी नहीं देते हैं। तो वो लोग आपको ग्लूकोज लगाते हैं, उससे आपको पानी और जो भी फूड है वो मिलता रहता है टाइम बीइंग के लिए। बट कुछ टाइम बाद डॉक्टर्स आपको पानी लेने के लिए अलाउ कर देते हैं। डॉक्टर्स जो होते हैं वो ग्लूकोज की बॉटल लगाने के साथ साथ वो आपको यूरिन का भी पॉलीथीन लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअली अनकॉन्शियस होने की वजह से आपको पता नहीं चलता है कि यूरिन पास हो रही है या नहीं, इसलिए वो लोग यूरिन बैग भी अटैच करते हैं आपके साथ। और जो फर्स्ट टाइम बेबी को फीड कराने वाली बात होती है, जैसे कि बोला जाता है कि फ़र्स्ट 2-3 आवर्स में बेबी को फीड कराना चाहिए, तो नर्स उस चीज़ का ध्यान रखती हैं और वो बच्चे को फीड भी कराती हैं। बट अगर आप चाहें तो आप अपने फैमिली मेम्बर को भी इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और बेबी को प्रॉपर टाइम से फीड भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आपको होश आता है, मतलब धीरे धीरे नेक्स्ट डे आप कॉन्शियस होने लगते हो, धीरे धीरे आपको जो पेन होते हैं वो धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगते हैं, क्योंकि जो एनेस्थीसिया डॉक्टर ने दिया होता है उसका असर अब ख़त्म होने लगता है। तो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि सी सेक्शन भी हुआ है तो भी आपको एक्टिव रहना चाहिए, वॉक करना चाहिए। लेकिन ठीक है, अगर आप 2-3 दिन रेस्ट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके स्टिचेस भी एकदम हरे होते हैं, मतलब तुरंत ही लगे हुए होते हैं स्टिचेस, इसलिए आप 2-3 दिन आराम कर सकते हैं। लेकिन 3rd-4th डे से आप धीरे धीरे करके वॉक करना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर स्पेशली आकर के योगा बता करके जाते हैं कि आप लेटे लेटे क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्चुअली
डॉक्टर्स भी आकर के चेक करते हैं कि आपके स्टिचेस कैसे हैं, और वो एक बार ड्रेसिंग करके भी जाते हैं। जब आप डिस्चार्ज होने वाले होते हो उससे पहले वो चेक करते हैं आपके स्टिचेस कैसे हैं, और वो ड्रेसिंग भी करते हैं उसकी। और सी सेक्शन में जनरली आपको डिस्चार्ज 5 डेज़ के अंदर मिल जाता है। आप 5 दिन के बाद आप घर जा सकते हो, और फिर जो भी आगे की केयर होती है वो आपको घर पे ही लेनी होती है। नेक्स्ट डे सिजेरियन होने के बाद जो नेक्स्ट डे होता है, आपका जो यूरिन बैग डॉक्टर ने लगाया होता है वो डॉक्टर्स उसे भी रिमूव कर देते हैं, और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एक्चुअली कि 2-3 आवर्स के बाद आपको यूरिन पास होना चाहिए। और अगर आपको यूरिन पास नहीं हो रही है अच्छे से तो आपको उसे डॉक्टर को बताना होगा। फिर जो भी एक्शन होंगे वो डॉक्टर्स लेते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि यूरिन बैग निकाल देने के बाद आपको यूरिन तुरंत पास करनी होती है। 5 दिन के बाद जब आपको छुट्टी मिल जाती है तो आप घर पे आ जाते हैं। आपको अपना घर जैसा माहौल मिल जाता है, लेकिन आपको अपने स्टिचेस का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि स्टिचेस जो होते हैं उन्हें कम से कम 1 महीना लगता है पूरी तरह से भरने में। कुछ लोगों को डिज़ॉल्वेबल स्टिचेस लगाए जाते हैं तो कुछ लोगों को बाहर से स्टिचेस दिए जाते हैं। तो जो डिज़ॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं वो अपने आप डिज़ॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल स्टिचेस होते हैं उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर उसे कट करते हैं। तो पहले स्टिचेस जो कट करते हैं वो 15 दिन के बाद डॉक्टर आपको बुलाते हैं। तो अगर सारे स्टिचेस हील नहीं हुए होते हैं तो डॉक्टर्स पार्शियली आपके स्टिचेस को कट करते हैं। जितने स्टिचेस हील हो गए होते हैं वो उतने कट करते हैं, और फिर बाकी के स्टिचेस के लिए वो आपको आफ्टर 15 डेज़ बुलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो लगभग 1 महीने तक चलता है। 1 महीने तक आपका पूरी तरह से स्टिचेस निकल जाते हैं, लेकिन जब तक स्टिचेस रहते हैं तब तक ये सजेस्टेड है कि आप उनमें पानी ना लगने दीजिए, जिससे कि वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो आप जब भी बाथ लेते हैं तो आप उस एरिया को कवर कर लीजिए, और या फिर आप चाहें तो स्पॉन्ज बाथ भी ले सकते हैं या फिर किसी की मदद भी ले सकते हैं। बट इट इज़ एडवाइसेबल कि जब तक आपके स्टिचेस पूरी तरह से हील नहीं हो जाते आप उनमें पानी मत लगने दीजिए। तो ये जो आपके स्टिचेस हील होने का प्रोसेस है वो कम से कम 1 महीने तक चलता है, और 1 महीने तक ज़्यादातर सभी लोगों के स्टिचेस मैंने देखा है कि निकल जाते हैं, और उसके बाद आप इजीली बाथ ले सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप उस एरिया को धीरे धीरे करके क्लीन भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे उतना ही जल्दी आपकी जो स्टिचेस हैं वो चाहे डिज़ॉल्वेबल हों या फिर बाहर से दिए गए हों वो जल्दी हील होते हैं। तो 1 महीने में ये जो प्रोसेस है पूरा ख़त्म हो जाता है। सी सेक्शन का ये जो प्रोसेस है, हाँ बस ये है कि सी सेक्शन का जो मार्क होता है वो रह जाता है, बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में जो सी सेक्शन किया जाता था वो बीच से पेट काटा जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में नीचे से सी सेक्शन किया जाता है। तो अगर आपको टेंशन है कि आप लोअर वेस्ट के जीन्स वगैरह नहीं पहन सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर पहनेंगे भी तो भी वो स्टिचेस आपके जो मार्क है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको उसका टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है, और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो मार्क तो आना ही है। तो ये तो थी सी सेक्शन की बात कि सी सेक्शन के दौरान क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इस वीडियो को अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात करती हूँ दूसरे वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।